हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा भूगोल चल रहा है क्लास 11 का। वैसे भी आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे। थंबनेल यानी वो जो ऊपर का जो आपका फोटो होता है उसको देख के ही आए होंगे कि क्लास 11 का भूगोल चल रहा है, तभी आप लोगों ने इसको क्लिक किया होगा। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि अगर आपने 6 से 10 तक का भूगोल नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको टोटल 6 से 10 तक का भूगोल एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक साइंस नहीं देखा है तो 6 से 10 तक का कवर करवा दिया है मैंने। और जो आपका साइंस है, जनरल साइंस आपका 6 से 10 तक ही आता है। और मैथ भी मैंने आपका 6, 7, 8 का करवा रखा है, बाकी 9th 10th का रह गया है, मैं आपका करवा दूंगी। ठीक है, जैसे ही आपकी जल्दी से करवा दूंगी। 9th 10th का मैथ रह गया है, अगर नहीं देखा है 6, 7, 8 का तो जाके देख लीजिए। और जो आपके साइंस के टेस्ट हैं वो आपके 6 से 10 तक के साइंस के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे टेस्ट आपके डले हुए हैं। तो टॉपिक कंप्लीट करिए और टेस्ट दीजिएगा। देख लीजिए 20 से 25 टेस्ट मैंने आपके पूरे करवाए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, इसका आज का हमारा फोर्थ नंबर पार्ट है, यानी 5 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। वैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी। इसमें बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या हुआ कि मैंने आपका 3 पार्ट तक का तो मैंने आपका जो है अपलोड कर दिया है। चौथा पार्ट भी जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ ये भी मैं आपका अपलोड कर चुकी थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि उसमें आवाज़ ही नहीं गई। ठीक है, यानी आप लोग सोचिए इसको कि 1 घंटा चिल्लाने के बाद, गला फाड़ने के बाद इसमें आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ठीक है, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, मैंने उसको देखा भी नहीं वीडियो को, और इसका 4th पार्ट अपलोड कर दिया। अब इसका 4th पार्ट जो है 24 घंटे डला रहा, और कुछ बच्चों के मैसेज आए कि इसमें वॉइस ही नहीं है मैम, तो फिर मैंने उसको डिलीट किया। तो कोई बात नहीं, सब चलता रहता है, ज़िंदगी है, 1 घंटे चिल्लाने में कुछ नहीं जाता है। आज फिर चिल्ला लेंगे, कोई बात नहीं, आज फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे। बाकी बस इतना काम करना है, आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई जो आपकी है, नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी हमें एक सरकारी नौकरी नहीं है ज़रूरी, क्योंकि देखिए हो सकता है अगर हमें मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने खोल लिया तो उससे आपसे नौकरी से ज़्यादा आपको उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे चैनल अपना नॉलेज गेन करके अच्छा यूट्यूब पे चैनल भी बनाते हैं तो उससे भी आपको क्या होगा, सरकारी नौकरी से अच्छा डबल फायदा मिलता है। ठीक है, तो कोई ये बात नहीं है कि हमें नौकरी ही चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और मेहनत करना, अच्छे से करना और लगातार करना, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। चलिए देखते हैं चीज़ों को। ये सारा हमारा पार्ट हो चुका था, हम लोगों ने 3rd पार्ट तक पठार किए थे। आज हम पठार से आगे बढ़ेंगे, तो बहुत आपका जो पठार से आगे जो आपकी चीज़ें हैं, देखिए कहाँ से रहेंगी। तो सारा कुछ हमारा हो चुका था, ये मैंने आपको करवा दिया था। अब देखेंगे आगे, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। उत्तरी भारत के मैदान भी मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का कुछ पार्ट मैंने आपको करवाया था, और आज हमें देखना है इधर से। ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसको देखिए इधर पे मुख्य उच्चावाच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 3 भागों में इन्होंने बांट दिया। अब इन्होंने क्या किया, एक तो इन्होंने कर दिया दक्कन का पठार। ठीक है, किसका पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, डेक्कन भी बोलते हैं इसको। एक कर दिया इन्होंने मध्य उच्च भूमि का पठार। ठीक है, इन्हें 3rd कर दिया उत्तर पूर्वी पठार। अब मैं इसको मैपिंग से अगर आपको बताऊं तो देखिए, अगर आप इस प्रकार से आपके नॉर्थ ईस्ट के देश आपके उधर पे दिखते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी के पठार, यानी उधर पे आपको जहां पठार मिलेंगे मेघालय असम में, तो उसको हम उत्तर पूर्वी के पठार कहेंगे। मध्य उच्च भूमि यानी मध्य उच्च भूभाग, नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, भारत के मध्य का, इंडिया के मध्य के पठार आपके। ठीक है, तो वही आपका कि मैं आपके ज़्यादातर मध्य भारत के पठार MP यूपी में थोड़ी बहुत जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि यूपी आपका जो है उत्तर भारत के मैदानों में आता है, लेकिन थोड़ी बहुत भाग आपका बुंदेलखंड पठार का जाता है। ठीक है, तो जो कि आपका मध्य उच्च भूभाग, यानी आपका पूरा MP में अधिकतर फैले मिलेंगे। और फिर आपका दक्कन का पठार, तो देखिए दक्कन का पठार कुल्फी बनाएंगे, कुल्फी बन गई। अब इस कुल्फी में क्या करेंगे, आप लोगों को कुल्फी में क्या करना है, इधर पे दक्कन का पठार डाल देना है। डल गया दक्कन का पठार। अभी दक्कन का पठार जो आपका है, दक्कन का पठार आपका क्या करता है, ये ईस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, आपका हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
हैं, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी, तो इसमें आप लोगों को हंसने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी साउथ के पठार, ठीक है, यानी दक्षिण के पठार आपके। तो देखिए जो आपका दक्कन का पठार आएगा ईस्ट, वेस्ट और ये आपका नॉर्थ हो गया साउथ, ठीक है। तो दक्कन के पठार आपके आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे दक्कन का पठार। तो देखिए दक्कन के पठार की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने रख दिया दक्कन का पठार। अब देखिए दक्कन का पठार कहाँ मिलेगा, लोकेशन मैंने बता रखी है, और अगर आप एक बार कह दें तो दक्कन के पठार में मैं आपको मैप भी दिखा दूंगी। तो चलिए मैप देख लेते हैं एक बार, मैप से चीजें आपकी सही रहती हैं। तो चलिए मैप को देखेंगे एक बार। देखिए इधर पे ये रहा आपका दक्कन का पठार, कहाँ मिलेगा आपको, इधर पे मिलेगा। इसमें आपकी कुछ चीजें इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपकी बहुत इंपोर्टेंट है। अब चलिए इसमें हमने देख लिया। अब जो आपको उधर पे बताया गया है कि दक्कन के पठार पे पूरब में क्या मिलेगा आपको, पूर्वी घाट मिलेगा, मतलब पूर्वी घाट इसके पूरब में मिल जाएगा, ठीक है, पश्चिमी घाट इसके पश्चिम में। लेकिन अगर आप इसके उत्तर में जाते हैं तो आपको सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ ये मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज है आपकी। अब चलिए इसको आगे देखेंगे, उधर से इसकी लैंग्वेज देखेंगे कहा क्या है इसकी लैंग्वेज। तो देखिए इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, मैंने लोकेशन आपको दिखा दी कि पश्चिम में पश्चिमी घाट, ठीक है, पूरब में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल तथा महादेव की श्रेणियां मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर पे इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया महादेव, मैकाल, सतपुड़ा को, बल्कि ये क्या है आपका कि सतपुड़ा जो है आपकी, जो सतपुड़ा रेंज आपकी पूरी एमपी में फैली हुई है, ठीक है, अधिकतर एमपी में फैली हुई है पूरी। तो ये जो आपकी सतपुड़ा रेंज है ये 3 श्रेणियों से मिलकर बनती है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट तो आपकी मैकाल, सेकंड आपकी महादेव और फिर आपकी राजपीपली हो। इस प्रकार से आपकी रेंज है, ठीक है। देखिए इधर पे सबसे पहले मिलेगी आपको राजपीपली। राजपीपली इसमें बुक में नहीं दी हुई है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि राजपीपली, फिर इधर पे महादेव मिलेगी, फिर मिलेगी आपको मैकाल, ठीक है। तो राजपीपली, महादेव, मैकाल, 3 श्रेणी है आपकी। उन 3 श्रेणियों से मिलकर क्या बनती है, तो आपकी सतपुड़ा श्रेणी बनती है। तो इन तीनों से बनती है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें इंपोर्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए महादेव पहाड़ी जो है आपकी, महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, बताइए आप लोग की एक पर्वतमाला इस प्रकार से चली जा रही है, तो एक इसमें क्या होगी, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी होगी, यानी एक पीक होगी। पीक यानी इधर पे आपकी एक चोटी टाइप की होगी, ठीक है, यानी इस टाइप से पीक होती है, तो एक ऊंची चोटी होगी सबसे। तो महादेव की कौन सी है, तो महादेव की है धूपगढ़, याद रखिएगा धूपगढ़ एमपी में स्थित है। और मेन चीज इसमें क्या है इंपोर्टेंट कि महादेव की जो धूपगढ़ चोटी है, महादेव की तो है ही सबसे ऊंची और इसकी सतपुड़ा रेंज की भी सबसे ऊंची मानी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एमपी है, बिंद भी इसमें पूरा फैला हुआ है, सतपुड़ा भी आपको फैला हुआ है, बहुत सारी इधर पे जो है बहुत सारी चीजें, इधर पे चीजें नहीं यानी आपकी जो श्रेणियां हैं इधर पे बहुत सारी फैली हुई हैं। तो इसमें क्या है आपका कि सबसे ऊंची धूपगढ़ चोटी एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है महादेव के साथ साथ, ठीक है। अगर मैकाल की आप बात करते हैं, ठीक है, तो ये रही आपकी मैकाल। अब देखिए आगे क्या है कि जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी वो है अमरकंटक। के बहुत एग्जाम में पूछे गए बहुत बार कि अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो मैकाल। मैकाल किसका हिस्सा है, सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ फैला हुआ है, बिंदु सतपुड़ा, तो बिंदु सतपुड़ा आपको एमपी में मिलेंगे, यानी मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। अब एक चीज और इधर पे मिलती है यहाँ से, तो देखिए क्या मिलता है कि जो अमरकंटक है यानी जो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। अब ऊंची चोटी है तो क्या होगा, ऊंची चोटी होगी, ग्लेशियर होंगे, पानी जमा होगा। ग्लेशियर तो खैर नहीं है यहाँ पे बल्कि मौसमी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी चोटी से क्या होता है, अमरकंटक की चोटी से 3 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं, 3। बहुत इंपोर्टेंट है आपका। एक तो निकलती है आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी क्या करती है, नर्मदा नदी आपको पता होना चाहिए कि बिंद और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, उसकी घाटी से, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपकी बिंद और इस प्रकार से सतपुड़ा जा रही है तो यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा तापी आपको पता होना चाहिए कि पूरब में नहीं बल्कि पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो ये बड़ी नदी है आपकी नर्मदा, कहाँ पे बहने वाली, पश्चिम में बह के जाएगी और पश्चिम में बहेगी तो गिरेगी कहाँ पे, तो ये अरब सागर में गिरेगी। इस चीज को याद रखिएगा। सोन क्या है आपकी, तो सोन भी नदी है आपकी, ठीक है। गंगा और आपकी नर्मदा, गंगा और यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो आप देखिए नदियों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में तीनों नदियों के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें महानदी की, तो महानदी आपको पता है
प्रायद्वीप की आपकी नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कुछ इस प्रकार से अरेंज है आपकी नदियां। तो एक छोटी सी नदी यानी इसकी सहायक नदी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बल्कि इसका नाम नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें महानदी ही आता है टिक करने के लिए। तो याद रखिएगा कि ये एक अमरकंटक से नदी निकलती है और जाके महानदी में मिल जाती है, यानी उसकी ये सहायक नदी है। अगर आपको इसका नाम देखना हो तो आप इसका गूगल कर लेना कि अमरकंटक से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा कि कौन कौन सी। तो नर्मदा, सोन और एक महानदी की सहायक नदी, ठीक है। 3 नदियां निकलती हैं, नाम मुझे उसका याद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें क्या है, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। किसको? पश्चिमी घाट को। देखिए इस प्रकार से अगर हम प्रायद्वीप पे भारत बनाते हैं तो ये रहा हमारा पूर्वी घाट जो कि टूटा फूटा है, ये रहा हमारा पश्चिमी घाट जो कि उतना ज्यादा टूटा फूटा नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या हो गया इधर पे पश्चिमी घाट। तो बता रखा है कि स्थानीय तौर पर। अब स्थानीय तौर पर क्या है, जैसे नाम होते हैं ना लोगों को, कैसे नाम होते हैं, स्कूल का अलग, घर का अलग, ठीक है, दोस्त अलग नाम रख लेते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे इन्होंने किया, पर्वत श्रेणियों के नाम अलग अलग रख दिए। तो महाराष्ट्र ने क्या बोला, महाराष्ट्र ने बोला कि हम तो इसको सह्याद्री बोलेंगे, हम तो सह्याद्री पसंद है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मतलब कौन सी श्रेणी है जिसका नाम सह्याद्री भी है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम सह्याद्री भी है। तो सह्याद्री आपका पूछा जाता है, तो बताइए किसका है, तो वो आपका पश्चिमी घाट का है। इसके बाद देखो कर्नाटक तथा तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां मिलती हैं। तो ये पहाड़ियां जो इसमें जोड़ दी हैं इन लोगों ने पश्चिमी घाट में, वो इस प्रकार से मतलब नहीं मानी जाती हैं, आपकी पूछी जाती हैं कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो पूरब और पश्चिमी घाट को जोड़ती हुई प्रतीत होती है। तो वो आपकी नीलगिरी की है। देखिए किस प्रकार से, अगर इस प्रकार से कुल्फी यानी प्रायद्वीप बना के इसको अगर आप इसको पूर्वी तट बनाएं, अगर इसको आप पश्चिमी तट इस प्रकार से बना दें, तो इनका जो बीच का गैप है, ठीक है, ये जो बीच का आपको गैप दिख रहा है, इधर पे बनेगी आपकी कौन सी श्रेणी बनेगी, बताइए, इधर पे बनेगी आपकी नीलगिरी की। तो इस प्रकार से नीलगिरी की श्रेणी बन जाती है। तो क्या लगने लगता है, जैसे इसने पूरब और पश्चिमी घाट को जोड़ दिया हो, ठीक है, इसलिए नीलगिरी को क्या कहते हैं, पूरब और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पर्वतमाला, तो इसको नीलगिरी कहते हैं। और इसका मेन पॉइंट क्या है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, एग्जाम में बहुतों बार पूछी गई, तो इसकी होती है डोडा बेटा। क्या होती है, डोडा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको आपको डोडा बेटा, और आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं जैसे कि आपका, तो इसमें क्या होता है, नीलगिरी। तो अगर जैसे आप नीलगिरी का नील इधर पे निकाल लें और डोडा बेटा का अगर आप इधर पे बेटा निकाल लेते हैं, तो कोई कोई अपने बच्चे का नाम क्या रख देता है, नील रख देता है। बाकी अन्नामलाई, मधुमलाई, इलायची तो कोई रखता नहीं है। इलायची आपको मिल जाता है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, किसी ने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया, नील रख दिया। तो याद रखिएगा नीलगिरी की चोटी क्या है, डोडा बेटा। कैसी है, सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखिए 2631 है, ठीक है, 2631 मीटर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा इसमें क्या है। अब बात करेंगे आगे की, तो इसमें बता रखा है केरल में अन्नामलाई, ठीक है, केरल में अन्नामलाई और आपका इलायची, कार्डामम की पहाड़ियां आपको मिलेगी। इलायची को इंग्लिश में कहते हैं कार्डामम, ठीक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। देखिए पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट क्यों ऊंचे हैं, पश्चिमी घाट ऊंचे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपके पूर्वी घाट इस प्रकार से आपके अरेंज हैं और ये रहा आपका पश्चिमी घाट। तो आप बताइए कि जो आपका BOB है यानी बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी, तो सारी नदियां क्या करती हैं, जो आपकी हिमालय से निकली नदियां हैं या जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे कि आपकी क्या करेंगी, गंगा, यमुना, आपकी सारी मिलके जो जाल है, जैसे हम आपकी उत्तर भारत की अगर नदियां पढ़ते हैं तो 3 नदियों के बारे में देखते हैं। तो आपका सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में चली जाती है कश्मीर से जाके, लेकिन उसका जो नदीय तंत्र है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज और आपकी पहाड़ियां नदी भी हैं उसकी बहुत सारी, तो 5 ही हम उसकी इंपोर्टेंट नदियां पढ़ते हैं। तो जो उसकी 5 नदियां हैं वो अधिकतर मतलब आधी क्या है पाकिस्तान में है और आधी इंडिया में फैली हुई हैं। तो उसका काफ़ी जो है उससे जो हमारा इंडिया में काफ़ी उसका तंत्र फैला हुआ है, तो हम उसको पढ़ते हैं। दूसरी हम गंगा नदी, तो पूरी गंगा नदी लगभग हमारे इंडिया में थोड़ी बहुत जाके कहाँ जाती है, तो वहाँ पे जाती जरूर है, कहाँ पे, बांग्लादेश में जाती जरूर है, लेकिन वहाँ पे क्या बना देती है, वहाँ पे ये जो है आपका वो कौन सा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और अगर तीसरी नदी की बात करें तो एक आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जो बिल्कुल ब्रह्मपुत्र है एकदम से, ठीक है। वो आपकी निकलती कहाँ से, तो वो तिब्बत के पठार मानसरोवर झील के पास से निकल के और आपकी अरुणाचल प्रदेश में घुस के, यानी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और जाके क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और ये फिर क्या करती है, ये जाती है फिर बांग्लादेश में, ठीक है, क्योंकि इसको जाना कहाँ है, आखिरकार इसको बे ऑफ बंगाल में जाना है। तो फिर ये क्या करती है,
बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो बांग्लादेश वासी कहते हैं नहीं नहीं भाई, अभी ये आई थी वहां से तिब्बत वालों ने इसका नाम सांगपो रख दिया था। क्या रखा था इसने? सांगपो। ठीक है, सांगपो बोला जाता है इसको, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है बार बार और पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना वाले इसको बोलते हैं सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और हिमालय के पैरेलल चली आती है समांतर, फिर घुसती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में। तो अरुणाचल वाले कहते हैं हम इसका नामकरण करेंगे भैया, हम तो बिल्कुल पंडित बन जाएंगे और इसका नामकरण कर देंगे। उन्होंने कर दिया, नाम रख दिया ब्रह्मपुत्र, एकदम ब्राह्मण टाइप का नाम रख दिया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्राह्मणों ने रखा ब्रह्मपुत्र, मतलब उसने अपना ब्रह्मपुत्र ही रख दिया नाम। फिर इसके बाद क्या होता है? जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश वाले कहते हैं जब इंडिया ने चेंज किया तो हम क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी किया, वो रखते हैं इसका नाम जमुना। क्या रखते हैं? जमुना, याद रखिएगा, नाम रख देते हैं इसका जमुना। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जमुना के नाम से किस देश में जानी जाती है? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो नाम रखिएगा, वो नाम याद रखिएगा देश का, बांग्लादेश। ठीक है, तो हो गया आपका, इतना सारा हो गया। यानी 3 नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। उत्तर भारत की नदियों में 3 नदीय तंत्र पढ़ते हैं जो कि आपका बहुत बड़े बड़े नदी तंत्र है और जो कि आपके 12मासी नदीय तंत्र है, यानी मौसमी नहीं है, 12 मास है, क्योंकि ये ग्लेशियर से नदियां आती हैं तो पानी खत्म होने का कोई बात ही नहीं होता। ठीक है, आखिरकार आगे देखिए क्या करना है हमें, तो आगे देखना है तो नीलगिरी और केरल में इसको अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां, तो इलायची की पहाड़ियां हम बाद में पढ़ेंगे, आगे देखिएगा। और क्या है? केरल में इसको अन्नामलाई, केरल में इसको क्या कहते हैं? तो केरल में इसको अन्नामलाई के नाम से जान लेते हैं, जान लिया। मलाई मलाई तो ये लोग यहीं पे तमिलनाडु केरल में नाम रखते हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट इसके ऊंचे और आवर्त हैं। हाँ, तो मैं इसको आपको यही बता रही थी, उन नदियों तक पहुंच गए हम लोग। क्या बताया था मैंने आपको कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे हैं। क्यों है? क्योंकि पश्चिम साइड नदियां नहीं गिरती हैं। ठीक है, क्योंकि ढलान है जो हमारा वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की साइड है। अब जब इस साइड नदियां इस प्रकार से गिरती हैं, पूरा जो आपका उत्तर भारत का तंत्र वहीं पे जाता है। प्रायद्वीप की नदियों का जो है झाड़माड़ सब यहीं पे निकलेगा आपका। कहाँ पे जाता है? सब मलबा वलबा निकाल के वहां पे क्या बना देती है? वहां पे डेल्टा बनाएंगे और जाके पानी उधर पर। अब पानी जब ये छोड़ती, पानी कहाँ पे ले जाती है? तो पानी जब इस समुद्र में गिराती है, तो जब इनको पानी समुद्र में गिराना है और उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो ये पहाड़ों को काट देती हैं। पहाड़ों को काटा, पूर्वी घाट को काट दिया, तो इसी प्रकार से जो है आपका पूर्वी घाट कटा फटा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी कम है क्योंकि उसको काटती रहती है। ठीक है, थोड़ी बहुत कटता जा रहा है। ठीक है, और पश्चिमी घाट आपका कहीं से नहीं कट रहा है, नदियां उसको काटती नहीं है, बल्कि वहां से नदियों का ओरिजिन है, यानी निकलती हैं। ठीक है, वहां से उनका स्रोत है, मौसमी नदियां हैं। इनकी औसतन ऊंचाई लगभग कितनी है? 1500 मीटर है। अगर आप देखेंगे कि जो आपकी महेंद्रगिरी मिलती है, जो महेंद्रगिरी की चोटी मिलती है वो कितनी है आपकी? 1501 मीटर। कहाँ पे है आपकी? उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी के डेल्टा के पास मिलेगी, तो ये आपकी कहाँ पे है? उड़ीसा में, महानदी के डेल्टा के पास मिलती है। और सबसे ऊंची चोटी है किसकी? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है, तो क्या करती है? बता रखा है कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम जाते हैं, तो अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो बता रखा है कि उत्तर के दक्षिण तरफ ये बढ़ती है थोड़ी। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। कौन सी है? अन्नाईमुडी। कहाँ मिलेगी आपको अन्नाईमुडी? तो अन्नाईमुडी की पहाड़ियां आपको इधर पे अन्नाईमुडी 2695 मीटर है, जो कि आपकी पश्चिमी घाट में मिलेंगी और अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। एग्जाम में कम पूछा जाता है, बस ये पूछते हैं आपको कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सी है? 2695 मीटर की अन्नाईमुडी है। और ये कभी नहीं पूछता कि किन पहाड़ियों पर स्थित है, क्योंकि उनको पता है कि अन्नाईमुडी, अन्नामलाई एक से नाम है, लोग बाग टिक कर देंगे आराम से, तो कम ही पूछता है। लेकिन इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछता है, और ये भी पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दूसरी चोटी कौन सी है आपकी? डोडा बेटा। मैंने बता दिया कि नीलगिरी की चोटी है। ठीक है, इसको इस प्रकार से नहीं पूछा जाता कि पूर्वी भाग की या पूर्वी या पश्चिमी भाग की नहीं पूछा जाता, बल्कि इस प्रकार से पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा है, जिसकी लंबाई से थोड़ी सी कम है, बिल्कुल मतलब बहुत ही फर्क है। देखिए 2631 मीटर। एक बार मैंने आपको बताया, फिर से बता दिए, 2631 मीटर। और इसकी कितनी है? 95, और इसकी 31, यानी बहुत कम फर्क आता है आपका। तो ये हो गया आपका। आगे देखिए, यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नील, किसी ने अपने बेटे का नाम क्या रख लिया? नील। तो नीलगिरी की चोटी डोडा बेटा।
ठीक है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। क्यों होती है, क्यों होती है, आखिर होती है तो क्यों होती है, कहाँ से आता है उनमें पानी? चलिए इसको देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से हम करेंगे तो आपका क्या होता है, इधर से आपका जब इंडिया क्या है, इस प्रकार से अगर आप इसको करते हैं तो इधर पे क्या होता है, आपका जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट अगर आपका इधर से मानसून आता है तो इधर से ये पहाड़ियों से टकरा के यहीं पे बरस जाता है, क्योंकि मानसून आ गए, पहाड़ी इसको छेक लेती है तो यहीं पे बारिश करा देता है, ठीक है। और जब बारिश कराएगा तो जंगल बनेंगे, जंगल बनेंगे तो क्या होंगे, आपके जंगल बनेंगे तो जीव जंतु ज्यादा रहेंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडिया का बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट किसको बोला जाता है, पश्चिमी घाट को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत प्रकार की आपकी वनस्पति मिलती हैं, बहुत ज्यादा प्रकार के आपके जीव जंतु, यानी वनस्पति जात, और आपका वनस्पति जात मिलेगा और जीव जंतु बहुत सारे मिलते हैं, तरह तरह के मिलते हैं, आए दिन आपके नई नई प्रजाति इधर से निकलती रहती है, तो उसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी, ठीक है। बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट किसको माना जाता है इंडिया में, तो पश्चिमी घाट को। अब बारिश यहाँ से आई, टकरा गई, अब टकरा गई यहीं पे टकरा गई, अब यहीं पे टकरा गई तो क्या है, यहाँ से क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा। अब पानी बहुत ज्यादा होगा तो नदियों का ओरिजिन होगा, अब नदियों का ओरिजिन होगा तो नदियां इस साइड ढलान है, कुछ साइड ढलान है, आपका बे ऑफ बंगाल की साइड ढलान है, पूरब की साइड ढलान है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इसकी बहुत सी सहायक नदियां इस प्रकार से जाल बना के बैठी हैं, वो सारी बे ऑफ बंगाल के साइड आती हैं। और इधर पे इनको मिल जाता है क्या, इधर पे इनको मिलता है पूर्वी घाट। अब ये नदियां क्या है कि इधर पे पूर्वी घाट क्या है, इनको रोकने की कोशिश करता है। अब किसी को आप रोकेंगे तो लोग क्या करेंगे, आपको मार पिटाई कर देंगे। तो उसी प्रकार से नदियां क्या करते हैं, इसके पूर्वी घाट को पूरा तोड़ ताड़ के रख दिया है, यानी ये पूरा सीधा सीधा नहीं है बल्कि बहुत ही कटापटा है, ठीक है। और छोटा भी, मतलब ऊंचाई में भी इनकी बहुत कम नीचे है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी जो महेंद्रगिरी चोटी है, ठीक है, वो कितनी है, तो इसकी महेंद्रगिरी चोटी 1501 इसकी क्या है, 1501 मीटर ऊंचाई है, जो कि आपकी महानदी के डेल्टा के पास उड़ीसा में मिलती है। इतनी याद रखिएगा चीज। अब देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये आपकी ये नदियों के द्वारा अपरदित है। वही बता रखा है कि ये पूर्वी घाट जो है क्यों अविरत है, मतलब इसका जो है लगातार क्यों नहीं है, सतत क्यों नहीं है, ठीक है। असम क्यों है, मतलब असम मीन्स होता है टूटा फूटा क्यों है, सम क्यों नहीं है, तो बता रहा है कि महानदी आती है, बिल्कुल महानदी, ठीक है, गोदावरी, फिर कृष्णा आ जाएगी, फिर कावेरी आ जाएगी, और इन नदियों ने इसको अपरदित मीन्स इसको तोड़ के रखा हुआ है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, एक तो कौन सी है, तो एक आपको मिलेगी जावदी हिल्स, एक मिलेगी आपको पालकोंडा। किसकी बात कर रहा है, पूर्वी घाट की चोटियां हैं, वो पूर्वी घाट की श्रेणियां हैं, ठीक है। एक तो आपकी जावदी की पहाड़ियां, ठीक है, जावदी हिल्स बहुत इंपोर्टेंट है। पालकोंडा, नल्लामाला पहाड़ियां मिलती हैं, महेंद्रगिरी पहाड़ियां मिलती हैं। तो ये पहाड़ियां मिल गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से राज्य में मिलती हैं, तो इंपोर्टेंट है। जैसे कि आपका तमिलनाडु है, तो ये जो जावदी हिल्स है तमिलनाडु टाइप नाम नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई आपको जो मलाई करके नाम रखते हैं ना तमिलनाडु में, वैसा इधर पर नहीं रखा, ठीक है, जावदी हिल्स में नहीं रखा। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में अलग सा नाम है थोड़ा तो पूछा जाता है, और जावदी हिल के नाम से लोग बाग इसको गलत कर देते हैं कि इन लोगों को लगता ही नहीं है, क्या नहीं लगता कि तमिलनाडु की पहाड़ी है। क्यों, क्योंकि देखेंगे इसमें मलाई ही नहीं लगी, ठीक है, जावदी हिल्स में मलाई नहीं लगी तो तमिलनाडु में टिक नहीं करते हैं। आप लोग लगा लेना, जावदी मलाई रख लेना इसका नाम, और तमिलनाडु में टिक करके आना इसको, ठीक है। अब देखेंगे हम पालकोंडा, नल्लामाला और इसको महेंद्रगिरी की चोटियां यहीं मिलती हैं। तो ये पालकोंडा, नल्लामाला के साथ साथ आपको बेलीकोंडा की भी मिलती हैं। कौन सी, बेलीकोंडा की, तो नाम याद रखिएगा, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्लाकोंडा, ठीक है, इस प्रकार से इनके नाम है। तो ये कहाँ मिलती हैं आपको, तो ये मिलेंगे आपको आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और महेंद्रगिरी की उड़ीसा में। तो इतना हो गया आपका बात। अब आगे देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियां आपस में मिलते हैं। तो वही मैंने आपको बता रखा है, ये रहा हमारा प्रायद्वीप भारत के बाद ये रहा हमारा पूर्वी घाट टूटा फूटा सा, ये रहा हमारा पश्चिमी घाट, और फिर क्या होगा, इसका एक मिलान बिंदु होगा। मिलान बिंदु में अगर आप इधर पर गौर करेंगे तो देखिए रहा है इनका मिलान बिंदु। तो ये मिलान बिंदु पे जो पहाड़ियां हैं आपकी, ग्रीन पहाड़ियों के नाम से देख लेंगे, ग्रीन तो नहीं है, खैर इस प्रकार से पहाड़ियां फैली हुई हैं नीलगिरी की। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरब और पश्चिम को जोड़ रही हो, यानी पूरब और पश्चिमी घाट को इन्होंने जोड़ रखा है। तो वास्तविकता में यही है, लोग मानते हैं कि पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, तो नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी, बेटा नील बेटा, यानी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। चलिए आगे करते हैं। मध्य उच्च भूभाग, अभी हमने देख लिया दक्कन का पठार,
एक चीज और इसमें आपकी रह गई कि देखिए इधर पे एक चीज और है, इंपोर्टेंट है, आपकी एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, स्टेट पीसीएस में आया हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि इसमें 4 राज्य दिए गए, कौन कौन से, एक तो महाराष्ट्र, एक कर्नाटक, एक तमिलनाडु, एक आपका केरल। तो इसमें एग्जाम में आया था कि जो आपका दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है, कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो नंबर पूछा गया था उसमें स्टेट पीसीएस में, तो उसमें बताया गया था, मतलब उसमें 4, 5, 3, 6, 7 इस प्रकार से ऑप्शन थे आपके। तो उसमें क्या किया लोगों ने देखा, उन लोगों ने यही याद रखा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, और 4 नंबर पर टिक कर दिया कि 4 राज्यों से होकर जाता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि गोवा से भी हल्का सा टच होता है, गोवा से हल्का सा टच। तो जो एग्जामिनर था उसने गोवा को भी काउंट किया, और जब गोवा को काउंट करेंगे तो 5, यानी हमारा हो गया गलत, यानी नंबर गए इधर से। तो हमको याद रखना है कि गोवा में भी हल्का सा पश्चिमी घाट फैला हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें गोवा की चर्चा नहीं करी है, लेकिन आप लोग कर लेना, वैसे भी गोवा की चर्चा होती रहती है, तो इसमें 5 नंबर कर लेना। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करें किसकी, मध्य उच्च भूभाग की। चलिए मध्य उच्च भूभाग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके पठार आते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो बात करेंगे पश्चिम में अरावली, किसमें, पश्चिम में इसके अरावली, किसके, उसके मध्य उच्च भूभाग के। तो पहले तो इसमें बताता है कि इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन सी सीमा लगती हैं। तो पश्चिम में अरावली, अरावली कहाँ मिलती है, अरावली मिलेगी आपको राजस्थान में, ठीक है, इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अरावली ने इसकी सीमा बना ली। इसके दक्षिण में सतपुड़ा रेंज मिल जाएगी, सतपुड़ा कहाँ मिलेगी, एमपी में मिलेगी। तो ये पठार की सीढ़ियों से बना है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। अब किस प्रकार से बनाते हैं उत्तरी सीमा, जो हमने जो दक्कन का पठार देखा था, देखिए इस प्रकार से अगर हम दक्कन के पठार की बात करते हैं, तो अगर मैं आपसे दक्कन के पठार की बात करूं तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से आपका दक्कन का पठार तिकोना होता है, कभी कभी इसका पूछ लेता है किसका आकार है, तो दक्कन का पठार का आकार तिकोना है, यानी त्रिभुजाकार है। तो बता रखा है कि दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाता है। अब देखिए इसकी पूर्वी सीमा कौन था, पूर्व सीमा में पूर्व तट था आपका, पूर्वी तट, और पश्चिम में पश्चिमी तट था। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आप इधर बात करते हैं तो देखिए ऊपर की साइड आपका क्या है, उत्तर के पठार है, सॉरी इधर पे आपके मध्य भूमि के पठार हैं, ठीक है। तो वही बता रखा है कि 1 मिनट के लिए आप इसको फिर से देखेंगे, ठीक है, आप फिर से इसको देखेंगे, यानी फिर से इसकी मैपिंग हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए क्या है आपका कि इसको थोड़ा, इसको देखिए जूम आउट किया और इधर पे हमने बना दिया दक्कन का पठार। तेरा हमारा पूर्वी घाट जो इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, पश्चिमी घाट जो इसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है, और यहाँ से आपका लग जाता है मध्य भूमि के पठार। तो बता रखा है कि इसके उत्तर में स्थित है, इसकी स्थिति पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए हम बिल्कुल मैपिंग क्लियर रखना चाहिए। तो वही तो है, इसके उत्तर में ही तो है। अगर हम इसके पठार की बात करते हैं तो इसका उत्तर ही तो है, ठीक है, उत्तर ही तो है, और उत्तर में है तो इसका उत्तर ही रहेगा, उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो मध्य उच्च भूमि का। तो इसमें बता रखा है कि पश्चिम में अरावली है, लीजिए अरावली रख दी, ठीक है, इसकी पूरा पश्चिम कर दीजिए, तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस प्रकार से करेंगे। तो बता रखा है इन्होंने, इसके पूरा पश्चिम में क्या है, अरावली है, जो कि हमें राजस्थान में अधिकतर फैली हुई मिलेगी, बल्कि दिल्ली हरियाणा तक भी जाती है, गुजरात से स्टार्ट होती है, ठीक है। अरावली 4 राज्यों से मिलती है, मतलब 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी से निकलती है, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, हल्की सी जाएगी ऊपर की साइड, और गुजरात से स्टार्ट होती है और पूरी राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट देती है, जिससे मानसून का वितरण भी 2 बराबर भागों में हो जाता है इसकी वजह से। और इससे क्या होता है कि ये जब मानसून को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो एक राजस्थान कैसा है आपका, एक साइड राजस्थान में बारिश होती है, एक साइड बहुत ज्यादा उपजाऊ मैदान है क्योंकि इससे टकरा के बारिश होती है, और दूसरी साइड बिल्कुल पानी नहीं जा पाता है, जिससे आपका बनता है थार का मरुस्थल। जब थार का मरुस्थल बनता है तो इंडिया में तो है ही राजस्थान में, और फिर कहाँ जाता है, तो फिर ये चला जाता है पाकिस्तान। तो बहुत सारा थार का मरुस्थल पाकिस्तान में फैला हुआ है, यानी आपका जो आपका राजस्थान से ज्यादा हिस्सा थार का कहाँ पे है, तो आपका थार का स्थान कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में मिलेगा। एक चीज और आपके एग्जाम में पूछी गई है काफी बार कि दुनिया का ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जिसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, दुनिया का ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जिसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, तो वो आपका यही थार का माना जाता है, इसको याद रखिएगा। वैसे तो आपके अफ्रीका में मिलेंगे आपको रेगिस्तान, फिर आप अगर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो उधर मिलेंगे, ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो उधर मिलेंगे, साउथ अमेरिका जाएंगे सब कहीं मिलेंगे, ठीक है, सब कहीं, एशिया यूरोप सब कहीं मिलेंगे, लेकिन हमें थार का याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व
यही मिलेगा किसके मामले में, रेगिस्तान के मामले में। अब क्या बता रखा है कि पश्चिम में अरावली तो पश्चिम में अरावली के बाद इसके दक्षिण में सतपुड़ा, तो लीजिए इधर पर सतपुड़ा, यानी अगर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बांटते हैं तो ये रही सतपुड़ा, ठीक है। अगर इस प्रकार आप इस साइड आते हैं तो और कुछ मिलेगा, बल्कि इसमें हम आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या है कि इसमें कौन कौन सा आपका पठार आता है, तो वो आपका इंपोर्टेंट है। तो मध्य भारत के पठार में एक तो आपका आ जाता है मालवा का पठार, कौन सा, मालवा के पठार आता है। दूसरा आपका इधर पर देखिए, आपको दिखेगा मालवा के साथ दिखेगा आपको बुंदेलखंड, ठीक है। फिर आता है आपका बघेलखंड, ठीक है, तो बघेलखंड आ जाएगा। छोटा नागपुर पठार भी इसी में आता है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार भी इसी में आपका इस प्रकार से आ जाता है। तो और इसमें क्या है, तो इसके देखिए कौन कौन से हैं, मालवा, मारवाड़ का भी अभी आपका मिलेगा आपको, मारवाड़ जो कि आपका राजस्थान में है, इधर पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मारवाड़ का पठार भी आपको यहाँ मिलेगा इस प्रकार से कहीं, ठीक है। तो मारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, राजस्थान में, याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है, लिख लेना इसको, ठीक है। तो मालवा का आपको दिख रहा है, बुंदेलखंड का दिख रहा है, बघेलखंड का दिख रहा है, ठीक है, छोटा नागपुर का भी इसी में काउंट किया जाता है, और मारवाड़ का भी आपको मिलेगा राजस्थान में, तो मारवाड़ का भी इसी में, मारवाड़ का शायद आपका इसमें काउंट नहीं किया जाता, नहीं लिखेंगे इसको मारवाड़ का, ठीक है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड इतने लिख लीजिए, छोटा नागपुर, ये सारे आपके हैं। और मारवाड़ की इसमें चर्चा नहीं की हुई है, लेकिन जो हमारा राजस्थान का पठार है उसको मारवाड़ का पठार कहते हैं, वो आपका मध्य भारत का नहीं माना जाएगा, उसको काट देना, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं, और क्या है आपका, तो इसमें हमने किसी लोकेशन देख ली मध्य वाले की, चलिए इसको आगे देखेंगे। तो पूर्वी पहाड़ियां, तो अभी पूर्वी पहाड़ियां कहाँ गई, चलिए इसको इधर से देखेंगे, तो इधर पे ही हम इसको देख रहे थे। तो इसमें क्या है, जो कि काफी हद तक अपर्दित है, यानी टूटा फूटा है, और इसकी श्रृंखला टूटी है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार कहाँ है, जैसलमेर तक है। जैसलमेर कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में, ठीक है। तो इसका कुछ भाग राजस्थान में भी चला जाता है, जहाँ यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार रेतीली टिब्बों से ढका है। तो चापाकार यानी इस प्रकार से, उसको हम बरखान बोलते हैं उधर पे, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, बरखान। और अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बे, यानी अनुदैर्ध्य यानी खड़ी ढलान के रेत के टिब्बे हैं, रेत के टिब्बे मिलेंगे आपको। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित चट्टानों से गुजर चुका है, यानी अगर पिछले जमाने यानी काफी समय अगर पहले जाते हैं तो वहां पे क्या था, कायांतरित चट्टानें थी, ठीक है। जैसे कि अगर बहुत साल पहले जाएंगे, करोड़ों वर्ष पहले, तो बताया जाता है राजस्थान में समुद्र था, यानी जहाँ पे अब हमारा राजस्थान, वहाँ पे समुद्र हुआ करता था, क्योंकि आपको पता है प्लेटें जो है हमारी पृथ्वी की प्लेटें हलचल करती रहती हैं, इधर उधर खिसकती रहती हैं। तो कहीं पे आज समुद्र है, वहाँ पे कहीं रेगिस्तान बनेगा अगले मतलब करोड़ों वर्षों में, और अगर पहले करोड़ों वर्षों में कुछ था तो अब वहाँ पे क्या है, अब उधर पे कुछ बन रखा है, ठीक है। तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उधर पे क्या था, कायांतरित प्रक्रिया से गुजर चुका है, तो उधर पे क्या मिलेगा आपको, कायांतरित चट्टानों की वजह से संगमरमर मिल जाएगा आपको। मध्य की बात कर रहा है, मध्य पठार की स्लेट मिलेगा, क्योंकि कायांतरित है। नाइस मिलेगा, नाइस याद रखिएगा, नाइस एग्जाम में पूछा गया है कि नाइस आपको कौन से पठारों में मिलता है, तो वो हमारे मध्य भारत के पठारों में ही मिलेगा। चलिए आगे देखेंगे इसको थोड़ा। तो ये रहा इधर से समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई कितनी है, तो 700 से 1000 मीटर के बीच है, और उत्तर और तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है, खिसकेंगे इधर पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस वाले भाग में इसकी ऊंचाई क्या होती है, जब इसको हम 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो बोल रहा है उत्तर तथा उत्तर पूर्व में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। कहां से, विंध्याचल से, बिल्कुल, जो विंध्याचल से जो आपकी विंध्य से निकलती हैं। तो देखिए कौन कौन सी आपकी, सिंध, बेतवा, केन, और ठीक है। और ये आपकी जो आपकी इधर पे क्या बता रखा है कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियां कहां से निकलती हैं, तो कहां से निकलती हैं, तो विंध्याचल और कैमूर की श्रेणियों से निकलती है। तो जो कैमूर की श्रेणी है आपकी, वो आपकी पूर्वी भाग है, ठीक है। किसका पूर्वी भाग है आपकी, तो एमपी में जो विंध्य की श्रेणी पूरी फैली हुई है उसका पूर्वी भाग है, किसकी, कैमूर की श्रेणियां। इस चीज को याद रखिएगा, इसका पूर्वी भाग है, जहां में पूछ लेता है कि कैमूर श्रेणियां किससे संबंधित, वो विंध्य से है, ठीक है। और अगर हम बात करें यमुना की सहायक नदियां, तो आपकी सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, सिंध, बेतवा, केन, और आपकी मानी जाती है चंबल। चंबल इंपोर्टेंट है
है, ठीक है। चंबल नदी आपकी इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो आपके पान सिंह तोमर थे वो इसी के बिहार में रहते थे, ठीक है, और इसी के बिहार में रहते थे, यानी उनका जो पूरा डाकू ग्रोह था वो इसी के बिहार में रहता था। बिहार क्या है कि चंबल नदी जैसे आपकी निकल रही है, आज ये इधर से निकल रही है तो इधर पर घाटी बना देगी, यानी इधर पर गहरा सा बना देगी, गहरी घाटी बन जाएगी। और इसने अब क्या किया, एक समय आया इसने अपनी जगह चेंज कर लिया, यानी इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो ये वाली जो घाटी है लोगों के रहने के लिए बन जाएगी, गहरे गड्ढे टाइप का बन जाता है। अब नदी निकलती है तो गहरा गड्ढा ही बनता है ना आपका, एक घाटी टाइप की। तो वहीं पे पान सिंह तोमर का आपका जो ग्रोह था वहां पर रहता था, चंबल के बीहड़ में। यानी चंबल जो इस प्रकार से करती है ना उसको हम बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि बनास चंबल की एक मात्र मुख्य सहायक नदी है। तो बनास रिवर किसकी सहायक नदी है? चंबल। और चंबल जाके किस में मिलती है? यमुना। और यमुना जाके किस में मिलती है? ये गंगा में, ठीक है। और गंगा तो फिर गंगा ही है, वो तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है, उसका तो अलग ही बात है। तो बनास किसकी है? बनास चंबल की। चंबल किसकी? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। इस प्रकार से सहायक नदियां आपकी हैं। जो पश्चिम में अरावली से निकलती है, किससे? बनास, ठीक है। बनास रिवर किससे निकलती है? अरावली। अरावली राजस्थान में, ठीक है। चंबल कहां से निकलती है? तो चंबल आपकी बिंद से, ठीक है। चलिए इसको आगे देखिए। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। कहां पे? राजमहल की पहाड़ियां मिलती हैं आपको। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार, पूर्वी विस्तार कहां है आपका? तो राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियां कहां मिलती हैं? तो राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में मिलती हैं। महाभारत की कहां मिलती हैं? महाभारत रेंज आपको कहां मिलती है? तो महाभारत रेंज हमें मिल जाती है हिमालय के मध्य भाग में, यानी मध्य हिमालय का भाग है, वहां पे हम कहते हैं महाभारत। याद रखिएगा। एक तो आपकी राजमहल है, दूसरी आपकी कहाँ है? एक आपकी राजमहल है, ठीक है। ये जो आपकी दी हुई एक राजमहल है और एक ताजमहल। ताजमहल आपकी श्रेणी नहीं है, मतलब ताजमहल आपको आगरा में मिलेगा, लेकिन राजमहल श्रेणी है आपकी, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, राजमहल कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। तो ये राजमहल आपको झारखंड में मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे महाभारत, तो हिमालय में मिल जाएगी, मध्य भाग में, यानी मध्य हिमालय का भाग है। और अगर बात करेंगे हम महादेव की, तो महादेव राजपीपली आपको कहाँ मिलती है? महादेव राजपीपली की पहाड़ियां हमें मिलती हैं। तो वो पहाड़ियां हमें मिल जाती हैं सतपुड़ा रेंज एमपी में। कौन कौन सी? मेकाल, महादेव, राजपीपली। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कि एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़। महादेव कभी धूप में न बैठे, ऐसे आप याद कर सकते हैं, महादेव कभी धूप में ना बैठे, ठीक है। तो महादेव अब धूपगढ़ चोटी एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें क्या है? मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ियां मैंने बता दिया, झारखंड में मिलेंगी आपको। झारखंड में जाइए, पूछिए किसी से कहां पे दर पे झारखंड में पूछिए राजमहल पहाड़ियां कहां मिलेंगी, ठीक है, तो वो लोग बता देंगे। इसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। अब इसमें क्या है? अभी छोटा नागपुर पठार अधिकतर हिस्सा तो आपका झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार का अधिकतर हिस्सा आपका कहाँ मिलेगा? अधिकतर तो आपको झारखंड में मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ कैसे लिखा जाता है, आपको नहीं लिखना आता होगा, इस प्रकार से लिखा जाता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ लिखा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीस और फिर गढ़, ठीक है। दूसरा आपका होता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये आपका पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला, छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर। तो जो झारखंड, छोटा नागपुर पठार जो है 3 राज्यों में फैला है, लेकिन सबसे ज्यादा है आपको कहां मिलेगा? तो झारखंड में मिलेगा और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। तो ये जो आपका पठार है इसमें सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा पठार है जिसमें सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो छोटा नागपुर। छोटा जरूर है, ठीक है, वो क्या आपका एक मतलब छोटा बच्चा जान के मुझको उस वाला आपका टाइप का गाना है ना, उसी टाइप का कि छोटा जरूर है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार छोटा जरूर है, लेकिन हमारे जो खनिजों का भंडार है बहुत ज्यादा है। यानी आप अगर आप झारखंड में जाएंगे तो आपको खनिजों का भंडार उधर पे ज्यादा मिलेगा। और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। एग्जाम में पूछता है कौन कौन से राज्य में से ये चीजें आपकी निकलती हैं, नदियां कौन कौन से राज्य से निकलती हैं, ठीक है, या फिर आपके पठार कौन कौन से राज्य में, या फिर आपकी ये वाली पहाड़ी है तो इसको कहां से कहां तक किस राज्य में मिलती है, इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं। चलिए इसको थोड़ा आगे करते हैं, आगे बात करेंगे तो देखिए क्या है? उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा? तो मेघालय में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिल जाएगा? मेघालय। वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियां और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया, ठीक है। इन लोगों ने बड़ी पक्की मित्रता बन रखी थी। किसमें? एक तो जो आपका छोटा नागपुर का पठार और एक जो आपका मेघालय का पठार है, ठीक है, बहुत पक्की मित्रता
स्थिरता बन रखी थी, इसको हम थोड़ा मैपिंग से देखेंगे। अब इसको जब हम मैप से देखेंगे तो देखिए क्या है, किधर में क्या हुआ, मेघालय कहाँ मिलेगा आपको, गारो खासी जयंतिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब इनमें से कौन सा भाग हिमालय की श्रेणियों का नहीं है, तो गारो खासी जयंतिया जो आपकी श्रेणी है हिमालय का नहीं है, बल्कि ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। यानी अगर हम इसको बात करें तो जो आपका कार्बी एंगलों पठार मिलता है आपको असम में, और जो आपका छोटा नागपुर का पठार, तो जो सॉरी एक तो आपका कार्बी एंगलों का पठार, दूसरा आपका मेघालय का पठार, तो ये दोनों पठार आपके प्रायद्वीपीय भाग के हिस्से हैं। ठीक है, ये प्लेट जो आपको पता है ऊपर की साइड खिसक रही है, ठीक है, अभी ऊपर की साइड खिसक रही है, इसमें दोस्ती तो अच्छी थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये टूट गए। ठीक है, यानी इनकी दोस्ती टूट गई। अब टूटने के कारण क्या हुआ, जब दोस्ती टूटती है तो वो लोग भी बीच में आने लगते हैं, तो वही चीज इधर पे हुई कि इसने इधर की साइड खिसकना स्टार्ट कर दिया। वो छोटा नागपुर का पठार तो आपका है ही, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में, लेकिन बीच में कुछ लोग आ गए। ठीक है, बीच में कुछ लोग आए, इधर पे आ गए, कहां पे आ गए, पश्चिम बंगाल बीच में आ गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ये जो भ्रंश बन गया, यानी ये घाटी बन गई, गहरी खाई बन गई थी यहाँ पे, लेकिन नदियों ने इसको पाट दिया, यानी नदियों ने इसको पूरा बंद कर दिया। अब इस समय पे नदियों ने इस भ्रंश को, इस घाटी को पूरा बंद कर दिया है, यानी पूरी तरीके से इसमें मलबा छोड़ छोड़ के इसको खत्म कर दिया। तो अब ये मैदान बन गया। ठीक है, अभी मैदान बन गया, लेकिन हम इसको भ्रंश के नाम से ही जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि जो गारो खासी जयंतिया या फिर जो मेघालय का पठार है और जो छोटा नागपुर का पठार है किस भ्रंश के द्वारा अलग होता है, तो नाम है आपका मालदा भ्रंश। कौन सा भ्रंश, मालदा भ्रंश। अब मालदा भ्रंश से अलग हो गया। अब आपसे कोई कह दे मालदा भ्रंश है कहाँ, वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश में, तो आप कहेंगे बांग्लादेश में। कहाँ पे है, बांग्लादेश में, तो याद रखिएगा हमारे बांग्लादेश में है। चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे, इसको क्या था इधर पे, हाँ यहीं पे देख रहे थे, मध्य भारत के आपके हो चुके थे, हम देख रहे थे उत्तर पूर्व के। ठीक है, तो चलिए उत्तर पूर्व के देखेंगे। अच्छा, एक चीज और है आपकी कि जो आपकी इलायची की पहाड़ियां थी, इलायची की पहाड़ियां आपके सबसे पूर्व की पहाड़ियां मानी जाती है, उसको मैपिंग से थोड़ा देखेंगे। ठीक है, बढ़िया, उधर पे देखेंगे इसमें क्या था। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, अब आप आज की बात नहीं करेंगे, हिमालय हमारा फोल्ड माउंटेन यानी बलित पर्वत है, इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि बलित पर्वत कौन सा है, तो हिमालय आपका बलित पर्वत ही है, यानी दो प्लेटों के टकराने से बना है। उसको हम पूरा फिजिकल भूगोल में देखेंगे, यानी दूसरी जो भूगोल की किताब है उसमें आपको प्लेट खिसकना सब समझ में आ जाएगा, पर्वत पहाड़ का बनना सब समझ में आएगा। उधर पे आपको इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियां और मेघालय के बीच क्या हुआ, एक भ्रंश घाटी बन गई। ठीक है, और इसको अलग कर दिया। और इसमें क्या हुआ, जब अलग हो गई तो बाद में यह नदी द्वारा जमा कर दिया गया, यानी नदियों ने जरोड़ से जलोड़ लाई और उसको पाट दिया, यानी उसको पूरा भर दिया। ठीक है, जो वो भ्रंश घाटी बनी थी जो गहरी खाई टाइप की थी उसको भर दिया, अब वहां पे बन गया मैदान। ठीक है, आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। तो ये जो पठार है आपको ऐसा लगेगा कि हिमालय के भाग हैं। ठीक है, पहाड़ियां गारो खासी जयंतिया मिकिर बराइल रेंगमा, ये 6 पहाड़ियां आपकी मेघालय में है। ठीक है, नाम लिख लीजिए, गारो खासी जयंतियां लिखी हुई हैं, लेकिन आपकी कौन कौन सी जयंतियां तो लिखी हुई हैं, लेकिन मिकिर रेंगमा बराइल ये 3 पहाड़ियां और रख लेना। तो ये 6 पहाड़ियां जो आपकी 6 पहाड़ियां, तो ये 6 पहाड़ियां आपकी मेघालय में, और ये 6 पहाड़ियां किसकी, तो प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। लोग बाग इसको गलत करते हैं, एग्जाम में पूछता है तो याद रखिएगा। और क्या होता है कि जो हमारा मेघालय है मतलब काफी सुंदर सुंदर चीजें हैं, तो इसको क्या बोलता है, पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है। इसको पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड क्या बोला जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोला जाता है, तो जो आपकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं इसको ही पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं। कहां पे स्थित है, तो मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपकी मिकिर की पहाड़ियां आपको असम में मिलेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं, मिकिर की असम में मिल गई। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण, कार्बी एंगलोंग कहाँ मिलेगा, कार्बी एंगलोंग किसका क्षेत्र है, उसी के नाम पे उसको पठार का नाम, पहाड़ियों का नाम रख दिया, असम का क्षेत्र है। इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास रहने वाली जो जनजातियां हैं, यहाँ पे जो जनजाति के लोग रहते हैं उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम रख दिए। जैसे गारो खासी जयंतियां मेघालय में मिलेंगी, और आपको मिकिर बराइल रेंगमा भी मिलेंगी। चलिए एक बार लिख के बता देती हूँ मैं। इसमें एक तो मिलेगी आपको मिकिर, ठीक है, दूसरी मिलेगी आपको बराइल, राइटिंग अच्छी ना लगे तो कोई नहीं, आवाज पे ध्यान दे लेना। एक बराइल मिलेगी और एक मिलेगी आपको रेंगमा। ठीक है, रेंगमा, अब इसको रेंगना मत कर देना आप लोग, रेंगमा, माँ है पीछे। ठीक है, रेंगमा।
चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी क्या मिलेगा, अब उसी का टूटा हिस्सा है, ठीक है, उसी का टूटा हिस्सा है, तो उसी के जैसी चीजें मिलेंगी आपको, जैसे कोयला, लोहा, सिलीमेनानाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थ भी वहां पे, यानी खनिजों के भंडार आपको वहां पे मिलेंगे। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, मानसून हम बाद में देख लेंगे। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है, यानी टूटता फूटता रहता है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे चट्टाने हैं, मिट्टी नहीं है, तो वनस्पति कैसे बनेगी वहां पे। लेकिन एक चीज और है कि मेघालय का जो मौसिनराम है, मेघालय का मौसिनराम बहुत इंपोर्टेंट है। मौसिनराम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है मेघालय का मौसिनराम। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मरुस्थल देख लिए हमने, पठार बहुत हो गए पठार। चलिए अब मरुस्थल देखते हैं, तो इंपोर्टेंट है थोड़ी आपके मरुस्थल कहाँ मिलेंगे, सीधी बात पता है आपको, राजस्थान में मिल जाते हैं। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली, क्या है आपके विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियां। अरावली पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी, तो अरावली पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं, तो पुरानी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। अगर आपसे पूछे इंडिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां कौन सी हैं, तो क्या टिक करना है, अरावली। कहाँ मिलेंगी, राजस्थान में सबसे बूढ़ी है, ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित यह एक उबड़ खाबड़ भूस्थल है, बता रखा है कि अरावली की उत्तर पूर्व में स्थित है। तो अगर आप इस प्रकार से अरावली देखते हैं तो ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है, ये पूरा पश्चिम हो गया। तो ये पश्चिमी भाग जो है अरावली का, इधर पे ही आपको मरुस्थल मिलते हैं, जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। तो बरखाले यानी चापाकार आकार के आपके इस प्रकार से टीले बनते हैं, रेतीले टीले यानी रेत के टीले। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 150 mm, बहुत कम होती है, यानी बहुत ही कम होती है। और परिणामस्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। अब पानी नहीं मिलेगा तो सूखा तो रहेगा ही, तो उससे हम शुष्क कह सकते हैं, और जब शुष्क रहेगा तो वनस्पति रहते यानी वनस्पति नहीं मिलेगी तो आपको कांटो टाइप की मिलेगी, क्योंकि उसमें जो है पानी नहीं होता है, इसलिए वो कांटों वाली मिल जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से कमी हो जाती है उसकी, ठीक है। तो क्या होता है, वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतियां गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है, मरुस्थली। यह माना जाता है कि मेनोजोइक काल से, अभी काल बाल हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सुन लीजिए कि मेनोजोइक काल से यह क्षेत्र कैसा था, समुद्र का हिस्सा था। यानी राजस्थान में जो आपका थार का स्थल है उसको इन्होंने समुद्र का हिस्सा बता दिया। इसकी पुष्टि कैसे होती है, अब आप कैसे मान लेंगे कि वो समुद्र का हिस्सा था, हमारे पास तो कोई सबूत होना चाहिए, बिना सबूत के तो कुछ नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको सबूत लगेगा, तो यहाँ भी सबूत चाहिए। अकाल में स्थित इधर पे क्या होता है, काष्ठ जीवाश्म जीवों के अंश पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेप। यहाँ पे क्या है, समुद्री निक्षेप मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जीवों की हड्डियां मिली हैं, किसके, समुद्री जीवों की, जिससे अनुमान लगाया गया है कि अगर हम 18 करोड़ वर्ष पहले जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलेगा, राजस्थान में आपको समुद्र मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिलेगा, राजस्थान में समुद्र मिलेगा। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानें क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही मानी जाती है विस्तार। तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। तो यहाँ पे क्या है, हवा बहुत तेज चलती है, आपकी सन्न करके हवा चलती है, ठीक है। तो कुछ जो आकृतियां बनती हैं, क्या होता है, मान लीजिए इधर पे टीला बना, हवा चली, इधर पे टीला बन गया, इधर का भाग गायब, ठीक है, और टीले जाके इधर बन गया। तो इस प्रकार से आपकी कुछ आकृतियां बनती रहती हैं। ये एक आपका भाग है, इसमें क्या हुआ, हवा चलती गई, इसकी इतनी मिट्टी उड़ गई कि नीचे से इसमें पानी निकल आता है कभी कभी, उसको हम कहते हैं मरुद्यान, ठीक है। इसको देखेंगे, ये रहा आपका मरुद्यान। तो मरुद्यान आप किसी प्रकार से बनते हैं, एग्जाम पूछा जाता है मरुद्यान कहाँ मिलते हैं, तो वो आपके रेगिस्तान में मिलते हैं, ठीक है। धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और आपकी पवन क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां आपकी कौन सी, स्थानांतरित रेतीले टीले मिलते हैं आपको इधर पे, छत्रक चट्टाने छत्रक टाइप की हो जाएंगी, छाते टाइप की, ठीक है, जैसे कि आपका मशरूम बना होता है उस प्रकार से छत्रक टाइप की मिल जाएंगे आपको चट्टाने इधर पे। और आपको मरुद्यान मिलेंगे। मरुद्यान आपका पानी की एक आकृति है, झील टाइप की होती है, जो कहाँ मिलती है, रेगिस्तान में मिलेगी, ठीक है, जो कि दक्षिणी भाग में है। अगर हम थार की बात करते हैं तो थार के दक्षिणी भाग में आपको मिलेगी। बात करेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण में क्या मिल जाएगा, मरुद्यान, ठीक है। आगे बात करिए, ढाल के आधार पर मरुस्थल दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे एक हम बोल देंगे सिंध की ओर ढाल वाला, दूसरे हम बोल देंगे कच्छ का रण की ओर ढाल वाला। कच्छ का रण जो है आपका, कच्छ का रण कहाँ पे है, जो आपका गुजरात में
ठीक है। तो इसकी एक ढाल गुजरात की तरफ मान लेंगे हम, तो इस मरुस्थल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक इसका उत्तरी भाग ऊपर वाला बोल देंगे, नीचे वाला भाग बोल देंगे, तो इस प्रकार से आपका दो भागों में बट जाएगा। आगे देखिए क्या है, यहाँ की अधिकतर नदियां अल्पकालिक यानी अल्प समय के लिए, यानी बहुत कम समय के लिए। तो एक आपकी इधर पे लूनी नदी आती है, मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। ये लूनी नदी निकलती कहाँ से, दक्षिण में जाती कहाँ को है, इसको देखते हैं कहाँ मिलती है, किस नदी की सहायक है, इसको थोड़ा देखिए। इसमें क्या होता है कि ये रही हमारी अरावली हो गई। अब इसमें क्या होती है, इस साइड से जब मानसून इससे टकराता है घूम घाम के आके, तो ये बारिश कराती है। अब मानसून को इस साइड नहीं जाने देती, क्योंकि ऊंची मतलब काफी ऊंचाई है इसमें अरावली में, तो पानी मानसून की जो हवा है वो उस साइड आपकी एक साइड रहेगी, इस साइड नहीं जा पाती है, इसी साइड बारिश करा देती है। अब इस साइड बारिश हो गई, तो लूनी नदी क्या करती है, ये रही हमारी अरावली, लूनी नदी क्या करती है, पूरब को छोड़ कहां से निकल जाती है, पश्चिम की साइड निकल जाती है। इसको पश्चिम का भाग पसंद आ जाता है। तो नदी कहां से निकलती है, तो अरावली से निकल कहां को जाती है, तो पश्चिम की साइड। अब पश्चिम की साइड तो भाई कोई नदी है ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो आपका मरुस्थल है। अब मरुस्थल मिलेगा तो लूनी नदी कहां तक चलेगी अकेली बिना पानी के, ठीक है ना। तो इसको वहां पे कोई नदी मिलती है कि उसकी सहायता ले ले या उसकी सहायक नदी बन जाए, ना ही इसको इतने जल्दी समुद्र मिल पाता है कि समुद्र में जाके गिर जाए। तो एक स्थान ऐसा आता है कि लूनी नदी है, चलते चलते पूरी वाष्पित हो जाती है, और एक जगह ऐसी आती है कि वहां पे पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। यानी आपकी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो बाष्पीकरण और रेगिस्तान के कारण क्या करती है कि ना तो किसी समुद्र में मिलती है, ना ही किसी नदी की सहायक नदी बनती है। तो इसकी रेंज पूछी जाती है अरावली, ठीक है। इसका जो क्षेत्र पूछा जाता है राजस्थान, याद रखिएगा, और नाम पूछा जाता है लूनी, ठीक है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक बाष्पीकरण की वजह से, अब बाष्पीकरण अल्पवृष्टि यानी अल्पवृष्टि मीन्स कम वर्षा, ठीक है। प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है, घाटा ही है उधर पे जो है हवा भी तेज चलती है, और धूप भी तेज होती है। अब हवा तेज चलेगी, धूप तेज होगी, तो क्या होगा, बाष्पीकरण हो जाएगा। अब इसका बाष्पीकरण हो लेता है, इधर पे बाष्पीकरण होती है, नदी गायब हो जाती है, कहीं नहीं पहुंच पाती। कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं, तो ये लूनी ही है, ठीक है, लूनी ही है। यह अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या होती है, खत्म हो जाती है। अंतःस्थलीय अफवाह, अंतःस्थलीय यानी हमारे ही अंदर का स्थल, यानी हम अंतरराष्ट्रीय बात नहीं करते हैं, भारतीय की बात करेंगे तो लूनी बताई गई है इन्होंने। जहां नदियां झील या जो नदी होती है झील या प्लाया मिल जाती है, तो झील टाइप का ही आपका छोटा प्लाया होता है, ठीक है, वो नदियां मिल जाती है। इस प्लाया झीलों का जल कैसा होता है, खारा, जिससे नमक बनाया जाता है। तो प्लाया कहाँ मिलेंगे आपके, प्लाया है क्या आपके प्लाया, तो प्लाया आप कहेंगे झीलों का प्रकार है, और पानी इसमें कैसा मिलता है, खारा मिलता है। मिलेंगे कहाँ, हमारे यहाँ पर राजस्थान में मिलेंगे। चलिए तटीय मैदान का मैंने आपका जो है एक वीडियो बना के रखा है, तो देखिए तटीय मैदान मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो मैंने आपको बताया था कि इसका वीडियो मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है, जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। क्यों रिकॉर्ड किया है, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने किया था 1 घंटा चिल्ला के, लेकिन इसमें वॉइस आपकी नहीं गई थी, ठीक है, यानी ये बिना वॉइस का था, आपको फिर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ से इसको फिर से रिकॉर्ड किया। अब मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तटीय मैदान मैंने आपके पढ़ा दिए हैं, थोड़ी बहुत हम मैप के बारे में देख लेंगे, मैं कुछ स्थितियां आपको इसमें लोकेशन बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए इधर पे क्या है, तो देखिए इस पे थोड़ा हम इस साइड अगर देखेंगे पहाड़ियों को, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपकी पहाड़ियां हैं, तो हमने बता दिया ये आपकी सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा बता दिया, इधर पे श्रेणी, और ये रही आपकी बिंद, ये रही आपकी सतपुड़ा। मैंने आपको बताया था कि अमरकंटक से नदी निकलती, वो सॉरी अमरकंटक से एक नदी निकलती है, जाती कहाँ को है, तो ये गई इधर पे, इधर इसकी घाटी से बीच से जाएगी, और ये रहा नीचे क्या है, तापी। तो इसकी अरेंजमेंट आपकी पूछी जाती है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर है बिंद, फिर है नर्मदा नदी बिंद श्रेणी, फिर है सतपुड़ा श्रेणी, फिर है आपकी तापी, ठीक है, BNST। इस प्रकार से आप इसको पूरा अरेंजमेंट इसका याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। और दूसरी चीज आपकी पूछी जाती है, बिंदु सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो वो आपकी नर्मदा नदी है। पूछता है कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है, तो उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में तापी। तो नर्मदा तापी क्या है, ये नर्मदा तापी अरब सागर में गिरती हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पश्चिमी तट, ये रहा हमारा पूर्वी तट टूटा फूटा, ये रहा हमारी महेंद्रगिरी की चोटी रही। इसके बाद बात करेंगे, ये रही हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां, ये जोड़ती हुई प्रतीत होती हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियां आपकी डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। फिर मिलेंगी आपको अन्नामलाई की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। फिर मिलेंगी आपको कार्डामम की पहाड़ियां, तो ये पहाड़ियां किसकी हैं, इलायची की, ठीक है, इलायची की पहाड़ियां आपकी, ठीक है। अब इलायची की पहाड़ियां आपकी सबसे
आपकी सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। पूछा जाता है कि हम सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो आपकी इलायची की पहाड़ियाँ ही मानी जाती हैं, याद रखिएगा। और नाम इसका इलायची क्यों रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलायची होती है, ठीक है, और उसी इलायची के कारण इसका नाम रख दिया इलायची की पहाड़ियाँ। अब हम थोड़ा और आगे बात करेंगे, तो जैसे हमने पठार देखे, तो पठार अगर हम देखते हैं तो ये रही आपकी मैकाल, ठीक है, महादेव, मैकाल, ये सारी पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पे सतपुड़ा रेंज में, ठीक है, राजपीपली मिल जाएगी। आगे देखिए इधर पे क्या है, तो ये रही हमारी गारो खासी जयंतियाँ, कहाँ मिलेंगी, मेघालय में मिल जाएंगी आपको, ठीक है, असम में भी है आपकी, ठीक है, तो असम में आपकी कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ हैं, कार्बी एंगलोंग और गारो खासी जयंती है, आपके पठारी भाग हैं, किसके, आपके प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग माने जाते हैं। तो छोटा नागपुर पठार है, इन दोनों में क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से टूट गए और टूटने के बाद इसमें बीच में दरार आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, मतलब इनमें क्या किया, नदियों ने इसको पाट दिया, मालदा ब्रांच को, अभी समतल मैदान बन चुका है, लेकिन ये दोनों तो दूर दूर हो चुके हैं। कौन कौन से, गारो खासी जयंतियां और छोटा नागपुर के पठार अलग हो चुके हैं। गारो खासी जयंतियां आपको मेघालय में मिलेंगी और आपको क्या मिलेगा, कार्बी एंगलोंग के पठार असम में मिलेंगे, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो, अगर हम इधर पे बात करें तो अब बात नहीं करनी है, अब हम नदियों की बात किस में करेंगे, तो नदियों की बात अब हमारा जो चैप्टर है उसमें करेंगे, थर्ड चैप्टर में। तो ये आपका चैप्टर इधर पर समाप्त होता है। वो अब मिलेंगे हम, क्या है अब इसमें क्या है, ये सारा कुछ आपका हो चुका है, अब हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।